हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीएसए इन पाइथन सीरीज़। और ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम पाइथन बेसिक्स बेसिकली कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारी पहला लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम कवर करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट एंड आउटपुट, टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स। तो ये 5 चीज़ें हैं जो पाइथन को की कोर हैं, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वी एस कोड के ऊपर। तो आई होप आप लोगों ने सबने वी एस कोड की सेटिंग्स वगैरह कर ली होंगी, जो मैंने पिछली वीडियो में लिंक्स दिए हुए थे। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथन वगैरह सब इंस्टॉल, मैं मान के चल रहा हूँ कि सबने पाइथन वगैरह सब इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट डेस्कटॉप पे बना लेंगे। तो इसका नाम हम रखेंगे फ़ोल्डर का पाइथन इन डीएसए इन पाइथन। ये हो गया हमारा फोल्डर सिलेक्ट। फोल्डर हमारा ओपन हो गया, देखो आ रहा है लिखा हुआ डीएसए इन पाइथन। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपनी पाइथन की फ़ाइल बनाते हैं। तो देखो पाइथन की फ़ाइल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पाइथन का एक ईजी सा hello डॉट पी वाई। अब ये जो पी वाई है ना, डॉट पी वाई मतलब डॉट पी वाई इस फाइल का एक्सटेंशन है। फाइल क्या है यहाँ पे, फाइल है हमारी हेलो, और डॉट पी वाई इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, जो बताता है कंप्यूटर को कि ये फाइल पाइथन लैंग्वेज की है। अभी जैसे अगर मुझे सी प्लस प्लस की फ़ाइल बनानी होगी तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, हेलो टू डॉट सी पी पी। तो देखो अब ये सी प्लस प्लस की फ़ाइल बन गई। डॉट सी पी पी सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन है और डॉट पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन है। तो अभी हमें सी प्लस प्लस तो सीखना नहीं है, तो इसे डिलीट कर दो। अब देखो हेलो डॉट पी वाई। अब सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हेलो डॉट पाइथन की फ़ाइल हमने बना रखी है, तो प्रिंट, अभी प्रिंट क्या है वो मैं बताऊँगा। बेसिकली लोगों को पता ही होगा। वो देखो एक बात है कि अगर किसी ने पहले से कोई लैंग्वेज कर रखी है, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, है ना, तो उनमें क्या है कि सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी होता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, सेमीकोलन ज़रूरी होता ही नहीं है, पाइथन में इसका उल्टा है। तो देखो अभी मैं इसको रन करता हूँ और ये मुझे टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड आ गया मेरा, ठीक है। तो आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट। अभी फ़िलहाल इतना समझो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है वेरिएबल्स। अब देखो वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पे शीट बनाई हुई है, डीएस इन पाइथन, पाइथन बेसिक्स। तो देखो पाइथन बेसिक्स सबसे पहले हमारा शुरू होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमने मैथ में भी पढ़ा है ना। वेरिएबल्स क्या होता है कि जो वैल्यूज स्टोर करते हैं। कोडिंग में वेरिएबल्स क्या होता है, जो वैल्यूज स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स मैथ में हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब हम वेरिएबल्स मान के चलते हैं मैथ में, है ना। तो इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, और वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी वेरिएबल बना देंगे, है ना। तो देखो वेरिएबल बनाने के रूल्स सबसे पहले क्या है, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। हमारा वेरिएबल एक लेटर से शुरू होना चाहिए, अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है, और हमारा वेरिएबल कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नंबर कभी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कैन कंटेन लेटर्स, लेटर्स कंटेन कर सकता है, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स कंटेन कर सकता है। केस सेंसिटिव मैं अभी समझाऊंगा। कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले वेरिएबल एक बना के देख लेते हैं ना। तो वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं, ठीक है। तो नेम ही लो, नेम। अब मैं नेम, वेरिएबल है मेरा नेम, और नेम के अंदर मैं स्टोर करूँगा कोई नंबर। नेम के अंदर नाम स्टोर करते हैं, तो देखो रोबिन लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया मेरा नेम वेरिएबल। नेम नाम का एक वेरिएबल बन गया, जो क्या स्टोर कर रहा है, एक नाम स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट नेम, है ना। अब ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। रन करो, ये देखो रोबिन मेरा प्रिंट होकर आ गया। हमने प्रिंट के अंदर क्या लिखा, नेम। नेम क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या डेटा स्टोर कंटेन कर रहा है, रोबिन मेरा नाम कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो भाई मुझे कोई नंबर प्रिंट कराना है, तो नंबर इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब इसको भी प्रिंट कराते हैं, प्रिंट नंबर।
अब देखो रॉबिन के नीचे 90 आ जाएगा, तो ये ना रॉबिन रॉबिन कहाँ से आया, इससे, और 90 कहाँ से आया, 90 यहाँ से आ गया, ठीक है। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब बात करते हैं केस सेंसिटिव। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव क्या होता है, देखो यहाँ पे नेम जो है ना, ये पूरा मैंने लोअर केस लेटर्स में दे दिया है ना, पूरा लोअर केस है ये। अब मैं एक और नेम बनाऊंगा जो अपर केस लेटर्स से होगा, और मैं इसको कुछ वैल्यू दे दूंगा। इसको मैं वैल्यू देता हूँ लेट्स से लॉजिक एंड कोड, ठीक है। ये मैंने इसको वैल्यू दे दिया। अब देखो नेम और ये वाला नेम केस सेंसिटिव होने की वजह से ये दोनों नेम अलग अलग हैं। अगर मैं लोअर केस में नेम लिख रहा हूँ तो वो मेरा अलग डेटा स्टोर करेगा, और अगर मैं अपर केस में नेम लिख रहा हूँ तो वो मेरा अलग डेटा स्टोर करेगा। अब देखो जैसे प्रिंट नेम मैंने यहाँ लिखा हुआ था, तो ये इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं। अब देखो ये वाला जो नेम है ये रॉबिन स्टोर कर रहा है, ये वाला नेम लॉजिक एंड कोड स्टोर कर रहा है। जब मैं प्रिंट करूँगा ये लोअर केस वाला नेम, तो मेरा केवल डेटा प्रिंट होगा ये वाला रॉबिन। देखो रॉबिन आ गया। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा प्रिंट नेम अपर केस वाला नेम, तो मेरा चैनल का नाम भी आ जाएगा। देखा मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई लोअर केस वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर हम कुछ भी डेटा स्टोर करेंगे, और वही सेम प्रोनाउंसिएशन में या फिर दिखने में सेम वेरिएबल हम एक और बना रहे हैं जो अपर केस में है, तो वो दोनों अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे। तब की बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर मैंने नेम बना दिया ना, और नेम अपर केस और लोअर केस वो सेम ही वेरिएबल माना जाएगा। तो अगर ये कोड में किसी और लैंग्वेज में करूँगा जो केस सेंसिटिव नहीं होगी, वहाँ पे मुझे एरर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप केस सेंसिटिव का मैटर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स। अब देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं, हर एक लैंग्वेज के कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी देखो प्रिंट कीवर्ड है ना, प्रिंट लैंग्वेज का कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स, प्री डिफाइंड लेटर्स। या फिर प्री डिफाइंड लेटर्स क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को बनाने में हम कुछ वर्ड्स प्री डिफाइंड हैं जिनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट नाम का कोई वेरिएबल बनाऊँ ना, तो वो बनेगा ही नहीं। ये देखो ये एरर आ गया। प्रिंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ये नंबर डाला और प्रिंट को प्रिंट किया, पर वो प्रिंट ही नहीं हुआ, है ना। तो ये है बात, हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स फॉर वाइल क्लास, इन कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो कि हर एक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स होता है हमारे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर डेटा टाइप का। डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोट का। स्ट्रिंग या फिर कोई भी टेक्स्ट स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का। और बूलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बूलियन का। तो अब देखो क्या है कि अगर सी करी होगी लोगों ने, या फिर जिन लोगों ने C++ किया होगा, वहाँ पे क्या होगा कि भाई हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं कि हाँ ये हमारा इंटीजर है या ये हमारा फ्लोट है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर क्या होता है, हम लोग सिंपल, मैंने लिखा एक वेरिएबल x, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिखा y, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी रॉबिन, कोई भी वर्ड डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिखा फ्लैग, इसके अंदर मैंने डाल दिया ट्रू, सॉरी TRUE, ठीक है। तो ये ट्रू डाल दिया। अब एक और क्या था हमारा, फ्लोट। हाँ, तो फ्लोट के लिए मैं एक और बना लूँगा FLO, या फिर लिखते हैं F 8.9,
तो ये देखो पाइथन क्या करता है, पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइपिंग है कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे दूंगा तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली पता लगा लेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कौन सा डेटा टाइप है। डेटा टाइप समझ में आ गया ना कि पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइपिंग होती है, हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना नहीं होता कि ये कौन सा डेटा टाइप है, या हम लोग स्ट्रिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो अपना पता लगा लेता है। सिंपल। अब बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गया हमारा। अब बात करते हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स। कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर दिए, है ना, तो उसको कलेक्शन से ही समझ में आ रहा होगा। तो पाइथन के अंदर होता है लिस्ट, ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है, टपल, ऑर्डर्ड, इम्यूटेबल, सेट, अनऑर्डर्ड, यूनिक एलिमेंट, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। अब देखो यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या ना कि ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, ये सब क्या मतलब है इसका। तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपने इस कोड में चले जाते हैं और मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। तो देखो लिस्ट कैसे बनाऊंगा मैं, अब क्योंकि फिर से वही मैंने बताया कि पाइथन के अंदर क्या है, डायनेमिक टाइपिंग है, तो मैं लिस्ट का नाम रख दूंगा, मान लो मैं नंबर्स रख देता हूँ, नंबर्स इक्वल्स टू। अब देखो लिस्ट कैसे बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो बनी ये मेरी लिस्ट है ना। अब ये होगी मेरी लिस्ट। सिंपल। लिस्ट के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये मेरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट, कितने ग्रुप ऑफ एलिमेंट है भाई, ये है मेरे 6 एलिमेंट है। किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। सिंपल। अब बात करते हैं कि ये ऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर में है इसके अंदर एलिमेंट्स। म्यूटेबल मतलब म्यूटेबल मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, या ये डायनेमिक लिस्ट है। लिस्ट होता है एरे, बेसिकली एरे है लिस्ट, और ये डायनेमिक होती है लिस्ट, मतलब मैं इसके लास्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। बेसिकली म्यूटेबल वो होता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर, और बीच में कहीं भी हम लोग इसके अंदर डायनेमिक चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। अब बात करते हैं टपल। तो देखो टपल में क्या होता है, TUPL, इसके अंदर ये इम्यूटेबल होती है। ऑर्डर्ड तो होती है लेकिन इम्यूटेबल मतलब फिक्स्ड साइज का एरे। इसको ऐसे समझ लो कि भाई ये मेरा फिक्स्ड साइज का एरे है, और नंबर जो है, लिस्ट जो है, वो मेरा डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे मतलब जिसके अंदर हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। टपल फिक्स्ड साइज, जिसके अंदर हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते, इसका एक साइज फिक्स्ड हो गया ना, हम इसके अंदर कोई चेंज कर सकते हैं, ये बस एक बार बन गया तो बन गया, बात खत्म। अब बात करते हैं अपना क्या, अपना सेट अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट। अब देखो इसका क्या मतलब है सेट का। सेट के अंदर क्या होता है हमेशा कि अनऑर्डर्ड वैल्यूज कैसे भी आ सकती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, अनऑर्डर्ड हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अनऑर्डर्ड होने के साथ साथ ये क्या है, ये हमारा यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट मतलब कि ये सेट जो है ना वो हमेशा यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। 7, मान लो मैं एक और 6 डाल दूँ, एक और 7 डाल दूँ, तो ये सेट नहीं माना जाएगा बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, हर एक एलिमेंट की अकरेंस केवल एक ही बार होगी, मतलब 3 होगा तो वो केवल एक ही बार होगा एक पूरे सेट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि सेट क्या है। सेट है हमारा अनऑर्डर्ड होता है और यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। टपल क्या होता है, फिक्स्ड साइज होता है इसका, और ये इम्यूटेबल है, मतलब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट हमारी डायनेमिक एरे के तरीके से काम करती है, इसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, ये ऑर्डर्ड होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये सब चीज़ें बता दी। इनको हम लोग डीप में पढ़ेंगे जब हम लोग आगे जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ज़्यादातर लिस्ट वगैरह पर ही काम कर रहे होंगे, सेट वगैरह बना रहे होंगे, और डिक्शनरी बना रहे होंगे जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे। तो वो चीज़ें मैं बाद के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल जो चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है, तो देखो आउटपुट क्या होता है, टर्मिनल में जो भी हमें चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि हमने प्रिंट का यूज़ किया, तो आउटपुट के लिए हम लोग हमेशा प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हमने पहले किया था ना, प्रिंट कराने के लिए कुछ भी चीज़ प्रिंट कराओ, हेलो वर्ल्ड लिखा, एज प्रिंट हो गया, ये चीज़ें सबको पता है। पाइथन के अंदर हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट लेने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ जाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे ए, और इसको हम लोग देंगे इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, अब देखो नंबर को एंटर करते हैं यहाँ से। अब ये मुझसे नंबर मांग रहा है, एंटर द नंबर। अब मैं नंबर दूंगा 4, कोड ख़त्म हो गया। टर्मिनेट। क्या सीन हुआ देखो यहाँ पे, ए के अंदर 4 स्टोर हो गया। अब देखो यूज़र से नंबर लिया, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं हाथों हाथ ही। ठीक है, तो पहले यूज़र मुझसे नंबर लेगा, फिर वो उसे प्रिंट कर देगा। अब देखो एंटर द नंबर, तो मैंने दिया भाई 60। अब ये से 60 इधर इसने प्रिंट कर दिया। ये जो लाइन थी हमारी इधर, क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट टेक्स एवरीथिंग एज स्ट्रिंग। जब जहाँ भी हम यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं ना, तो वो सब कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। मतलब अगर हम नंबर देंगे तो वो भी स्ट्रिंग में ही लेगा उसे। ठीक है, अगर हमें इसे बाद में चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे इंटीजर और फ्लोट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं अभी चेंज करके दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ चलते हैं। अब देखो ए, हमारा जो ए है वो अभी के लिए फ़िलहाल क्या है, एक स्ट्रिंग है बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ए को मैंने इनपुट लिया, एंटर द नंबर। अब अगर मुझे इसका टाइप पता करना है तो प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ये मुझे ए का टाइप बता देगा कि क्या ये स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या है। चेक करते हैं। और क्या, देखो क्लास एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। ये जो मैंने ए जो बनाया ना, ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर, मतलब स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स, टेक्स्ट टाइप में ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब अगर भाई देखो टेक्स्ट टाइप में स्टोर कर रहा है और मैं एक बी लिखता हूँ और इसको भी इनपुट करते हैं, है ना, एंटर द सेकंड वैल्यू, है ना। तो ये इधर डाल लेते हैं सेकंड वैल्यू। अब ये मुझसे 2 वैल्यूज़ लेगा और प्रिंट करते हैं a प्लस बी। तो क्या आंसर आना चाहिए भाई? मान लो मैंने क्या किया, 4 तो मैंने पहले को दिया, तो मेरा ए के अंदर 4 चला गया। अब मैं सेकंड वैल्यू में 4 डालता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? भाई आंसर आना चाहिए 4 + 4 = 8 आना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा, ये देखो आंसर आया मेरा 44। 44 क्यों आया? इसने जो मेरी दोनों स्ट्रिंग थी ना, उनको एक साथ कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ दिया, ठीक है, आपस में। तो अगर मुझे 8 आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, अब मुझे ये जो स्ट्रिंग है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। बस क्या करना है, इंट जो भी हमें वैल्यू लेनी है ना, उसका टाइप हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू अब मेरी इंटीजर टाइप हो गई। अब देखो मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए, है ना, और प्रिंट टाइप ऑफ बी, ठीक है। और अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ और इधर देता हूँ 4 अगेन 4। देखो दोनों की क्लास क्या हो गई, इंट हो गए भाई। मतलब ये जो मेरे स्ट्रिंग में आ रहे थे ना, अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गए केवल यहाँ पे इंट लिखने के बाद। अब मैं प्रिंट करूँगा टाइप इनका, तो इंट आ रहा है और आंसर भी हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने किया ना अभी, देखो जैसे मुझे पहले ये स्ट्रिंग दे रहे थे, है ना, str = input enter the number print type of s, ठीक है, str ना। अब देखो ये वाला कोड हटा देते हैं। इसने मुझे क्या दिया भाई, एक स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग बता दे कि ये जो हमारा str वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है। अब स्ट्रिंग से इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया भाई, इंट लगा दिया आगे। तो ये मेरा स्ट्रिंग से अब क्या वैल्यू देगा, str की जगह इंट वैल्यू देगा। तो देखो अगर मैं 5 लिखता हूँ तो क्लास ऑफ इंट आ गया। तो मतलब कि मेरा जो str है वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से इंटीजर में। कहाँ से? स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो जब भी हम किसी डेटा टाइप को चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग से इंटीजर में किया या इंटीजर से स्ट्रिंग में करते हैं,
उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर। तो देखो इंट कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में, फ्लोट कन्वर्ट कर देता है फ्लोट में, str कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, बूल कन्वर्ट कर देता है बूलियन में। सिंपल देखो, जैसे x इज इक्वल्स टू 100 था, अब इसने क्या किया, इंट x, प्रिंट ऑफ इंट x प्लस 20, तो x इज इक्वल्स टू 100। ये देखो ये डबल कोटेशंस में आ रहा है ना, ये चीज़ मैं समझाता हूँ एक सेकंड को। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं, x इज इक्वल्स टू 100। अब देखो स्ट्रिंग हमेशा हम लोग डबल कोट्स में ही लिखते हैं, ये चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी। स्ट्रिंग हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ x, तो वो मेरा आंसर आएगा 100। सिंपल है। अब देखो, अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे ये जो x है ना 100, इसके अंदर मुझे 20 प्लस करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, x प्लस 20 लिखूँगा तो क्या आंसर आना चाहिए भाई मेरा। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग y लिखते हैं, y। देखो x के अंदर ये है अपना, और x अपना इधर हुआ, x के प्लस 20 करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा। एरर आया। अब ये एरर क्यों आया, टाइप एरर। x क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग नंबर ऐड कर रहे हैं, हो नहीं सकता राइट। तो इधर 20 कर देते हैं डबल कोटेशंस के अंदर। तो अब देखते हैं क्या है हमारा भाई, ये आ गया 10,020। 10,020 क्यों आया, क्योंकि ये भी मेरा एक स्ट्रिंग है और 20 भी मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया डबल कोटेशंस की मदद से। तो मेरा y के अंदर दोनों स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हो गया, मतलब आपस में जुड़ गई वो, और हमारा आंसर आ गया ये। लेकिन मुझे चाहिए 120, तो मैं 120 के लिए क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा भाई, इसको इंट लिख देंगे, इंट x प्लस 20 कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है, पहले ये था मेरे स्ट्रिंग में, ठीक है, यहाँ पे आके हो गया भाई अपना उसमें क्या में इंटीजर में हो गया, ठीक है। अब जब 100 था तो 100 इधर इंटीजर में हो गया, इंटीजर में 20 प्लस किया, और फिर हम लोग प्रिंट को y को प्रिंट करेंगे। तो देखो ये क्या हुआ, 120 आंसर आ गया हमारा, सिंपल है ना। तो इसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, फ्लोट में कर लिया, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखते हैं, str स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लिखते हैं। अब बात करते हैं भाई अपना अगला ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन ऑपरेटर्स हेल्प अस परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। वेरिएबल और वैल्यूज़ के अंदर के ऊपर हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, देखो सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, फिर होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है भाई, नंबर को जोड़ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशिएशन। तो देखो सबसे पहले हम लोग बस मेन ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये ऐड वाला, सिंपली पता है कि भाई ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट का भी पता है सब्ट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई का भी पता है, डिवाइड का भी पता है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता देता हूँ यार, है ना, फिर लोग बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो देखो अगर x इज इक्वल्स टू 10 है मेरा और y इज इक्वल्स टू है 2, तो अगर 2 से मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा, प्रिंट x डिविजिबल बाय y, ठीक है, प्रिंट कर दो भाई, आंसर आया 5.0। सिंपल। अब देखो ये पॉइंट हमारा, पॉइंट हटा दो, पॉइंट कैसे हटेंगे, पॉइंट ऐसे हटेंगे, इधर एक और स्ट्रेस लगाया, फ्लोर डिवीजन हो गई भाई। फ्लोर डिवीजन मतलब अब वो पॉइंट पे आंसर नहीं देगा, वो हमारा बस इंटीजर में आंसर देगा, सिंपल है ना। फ्लोर डिवीजन समझ में आया, डिवीजन समझ में आया। एडिशन मुझे बताने की ज़रूरत है, चलो बता देता हूँ। ऐड कर दो, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपली यहाँ देखते रहो है ना। मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंपल, ठीक है। मॉड्यूल निकाल लो भाई, मॉड्यूल निकाल लो भाई इसका, ठीक है, मॉड्यूल कर दिया भाई, 0 आ गया, ठीक है। मॉड्यूल मतलब बेसिकली रिमाइंडर, रिमाइंडर निकाल दिया भाई, 0 आ गया,
सिंपल, क्योंकि भाई वो तो कट जाएगा ना। अभी मैं 9 लिख दूँ इधर, ठीक है, तो इसका क्या आंसर बन जाए भाई, 1 आना चाहिए ना, राइट। तो देखो 1 आ गया इधर, है ना, सिंपल बेसिक मैथ। अब बात करते हैं अपना अगला ऑपरेटर्स की, जिसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना। तो देखो कंपेयर कैसे करते हैं, ये सिंपल इसी ले लो, इससे भाई कॉपी करते हैं इधर से और इधर फिर के प्रिंट पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये ट्रू फॉल्स हटा दो भाई, ठीक है। तो देखो 10 इक्वल टू 5, इक्वल टू मतलब कि क्या 10 मेरा 5 के बराबर है, नहीं है, बेसिकली फॉल्स इसका आंसर आएगा हमारा, फॉल्स, सिंपल। क्या 10 नॉट इक्वल टू 5, 10 5 के इक्वल नहीं है, नहीं है भाई, ट्रू, सच्ची बात है, 10 कभी 5 के इक्वल नहीं हो सकता। अगला देखते हैं भाई, 10 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल है जी, ट्रू कर दो। 10 इज लेस देन 5, बिल्कुल नहीं है जी, फॉल्स कर दो। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे देखो कैच है, क्या है कि 10 बड़ा है और इक्वल है, हाँ भाई ये ट्रू देगा हमारा आंसर, क्योंकि इक्वल टू तो है ना वो, है ना। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल ट्रू, सही बात है जी, 5 का छोटा भी है और इक्वल टू बाद में जाकर हो सकता है, तो ये भी ट्रू ही देगा अपना। क्या हम लोग ठीक है, जी हाँ हम लोग 101% ठीक है। ये देखो ट्रू ट्रू अपना आंसर आ रहा है इधर, है ना। तो सिंपल ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है। देखो सबसे पहले एक x नाम का वेरिएबल है जिसके पास 10 वैल्यू है, और एक y नाम का वेरिएबल है जिसके पास 20 वैल्यू है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा कोड लिखूँगा, इफ़ स्टेटमेंट लिखूँगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू y। अब देखो ये इज इक्वल टू समझ में आना। इफ़, चलो ऐसे लिखते हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू 10, है ना। और इसको ना एक ब्रैकेट में कर लेते हैं भाई अलग से, क्योंकि दो कंडीशन लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। अगर ये चीज़ सही है तो हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, ट्रू। अब देखो समझो, मैंने ये लिखा है इधर, एक x वेरिएबल बनाया जिसके पास 10 वैल्यू है, एक y वेरिएबल बनाया जिसके पास 20 वैल्यू है। इफ़ एक स्टेटमेंट है जिसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल लॉजिकल ऑपरेटर्स को अच्छे से समझने के लिए मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई चीज़ होगी, तो बेसिकली इसे इग्नोर करो अभी के लिए फ़िलहाल। अब देखो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन लिखी, क्या मेरा x इक्वल टू है 10 के, हाँ भाई 10 के इक्वल है। क्या मेरा y इक्वल टू है 20 के, हाँ भाई इक्वल टू है 20 के। तो उसको क्या आंसर, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैं इसको 10 कर देता हूँ, है ना। क्या मेरा x इज इक्वल्स टू है 10 के, हाँ भाई है। क्या मेरा y इज इक्वल टू 10 के, नहीं, मेरा y 10 के इक्वल नहीं है ना। तो क्या ये मेरा आंसर ट्रू रिटर्न करेगा, देखते हैं। नहीं रिटर्न किया, क्यों, देखो एंड हमारा जब वर्क करेगा, जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, वो तभी मुझे आगे बढ़ने का मौका देगा, तभी वो मेरा आंसर ट्रू देगा, है ना। लेकिन अगर मेरी दोनों में से कोई सी एक वैल्यू भी फॉल्स हो गई ना, तो वो ट्रू प्रिंट करेगा ही नहीं, समझे। तो एंड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें दोनों वैल्यूज़ को चेक करना हो कि क्या ये दोनों वैल्यू ट्रू हैं। अब अगर मैं एंड की जगह और ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, और एक और अनदर लॉजिकल ऑपरेटर है, देखो एक तो एंड हो गया जिसके अंदर क्या होगा कि भाई दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। और क्या काम करता है, और के लिए दोनों वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। और में अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो वो मुझे आगे आंसर रिटर्न कर देगा। तो देखो इधर क्या है कि x तो 10 है लेकिन y 10 नहीं है, तो मेरी एक वैल्यू तो ट्रू है लेकिन एक वैल्यू फॉल्स है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो इसने मुझे आगे बढ़ा दिया, ट्रू बोल दिया। अब अगर मेरी यहाँ दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाती हैं, तो देखो दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाएंगी, ये कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाया।
अब बात करते हैं कि भाई दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होगी। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो जाती हैं यहाँ पे तो ये क्या देगा, तो ये आगे काम करेगा, है ना। तो बस यही है, और एंड में ये फ़र्क है कि एंड हमारा तभी वर्क करेगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी। अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। और में क्या है कि और में एक वैल्यू का ट्रू होना काफ़ी है। दोनों है अच्छी बात है, लेकिन अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो भी वो मुझे ट्रू ही देगा। सिंपल। अब अगला ऑपरेटर है हमारा नोट ऑपरेटर। नोट बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ भाई। तो नोट ऑपरेटर मतलब प्रिंट कर लेते हैं। तो देखो, प्रिंट नोट ऑफ एक्स, प्रिंट करो। फॉल्स, इसने फॉल्स दे दिया। क्या है कि भाई सीन हमारा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड। प्रिंट नोट ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। देखो, नोट मतलब क्या, नोट मतलब नहीं, एक्स इक्वल टू वाई। क्या मेरा एक्स इक्वल टू वाई, एक्स मेरा वाई के इक्वल नहीं है। तो देखो क्या सीन मुझे देगा, ट्रू। इसने मुझे दिया ट्रू के हाँ भाई सही सही बात है कि एक्स जो है ना वो वाई के इक्वल है नहीं। सिंपल समझ में आया। नोट का क्या काम है कि भाई नोट बस चेक करता है कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हो गए आई होप। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो अभी देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करना किसी भी वैल्यू को, ये चीज़ समझते हैं। असाइन देखो, यहाँ पे मैंने एक्स को क्या असाइन किया, 10 असाइन किया, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू जो है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भाई x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। एक चीज़ तो ये है कि मैं ऐसे x में 1 प्लस कर सकता हूँ। एक सिंटेक्स तो मेरा ये हो गया कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दिया तो मेरा x क्या आएगा, x आएगा 11, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है लिखने का, और एक इसका दूसरा तरीका भी है, मैं बताता हूँ। x प्लस इक्वल्स टू 5, है ना। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो इसने मुझे क्या दिया, 16 दे दिया। 16 कैसे दिया, देखो 10 था, 10 में प्लस 1 किया यहाँ पे हमने तो 11, 11 में प्लस 5 कर दिया तो 16। अब देखो यही सेम चीज़ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने 5 प्लस कर दिया। अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 करता हूँ और इसको हटा दूँ, है ना। तो देखो ये मुझे क्या देगा, 11 देगा, है ना। सिंपल। और अगर मैं लिखूँ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 तो भी ये मुझे 11 ही देगा। तो ये दोनों चीज़ सेम ही है, हम लोग x में 1 ही प्लस कर रहे हैं। बस क्या अंतर है, हमारे लिखने में अंतर है। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी कैसे भी यूज़ करो। तो ये देखो 15 आ गया, है ना। तो ये था हमारा क्या ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल। माइनस भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवीज़न भी। सिंपल। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। बेसिकली हमने हर एक चीज़ अच्छे से कवर कर ली है। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कलेक्शन डेटा टाइप्स, इनपुट एंड आउटपुट, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर्स। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय।